नीट 2026 में आखिरी 7 महीने मुश्किल से बचे हैं और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक एक भी बार नीट टेस्ट में 600 प्लस स्कोर नहीं आया होगा। किसी का 200 आ रहा होगा, किसी का 300, किसी का 400 की रेंज में आ रहा होगा, किसी का 500 की रेंज में आ रहा होगा। और कई तो ऐसे होंगे जिनका सेकंड ड्रॉप होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका थर्ड ड्रॉप होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका फोर्थ ड्रॉप होगा। तो इस वीडियो का सिर्फ मेरा एक एजेंडा है कि आज आपको सक्सेस लैडर यानी कि सफलता की सीढ़ी दे देना नीट 2026 के लिए, कि इस साल के बाद अगले साल आप वापस नीट का एग्जाम ना दो, अगले साल 2027 में आप MBBS की स्टडी कर रहे हो, वापस नीट के सिलेबस को ना आपको देखना पड़े। पूरा एजेंडा इस वीडियो का यही है कि इस वीडियो में कुछ आपको ऐसा बता दिया जाए जो आपको GMC तक पहुंचाने में हेल्प करे और अगले साल आप MBBS कर रहे हो डॉक्टर साहब बन के। तो आज यार मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक माया जाल में फंसे हुए हो, इस माया जाल से बाहर निकालने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपका भी साथ मुझे चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने साथ दे दिया मेरा तो उसके बाद कैसा भी पेपर आ जाए नीट का, आप नीट 2026 क्रैक करके इस साल GMC आपको मिलेगा ही मिलेगा, तय है उसके बाद। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लाइफ में या आपकी नीट के जर्नी में माया जाल कौन कौन से हैं। देखो 4 माया जाल ने आपको जकड़ के रखा हुआ है, 4 जंजीरों ने आपको जकड़ के रखा हुआ है। पहली है लो मार्क्स इन टेस्ट, कि आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, पहला माया जाल इस चीज का है। दूसरा है बैकलॉग्स, कि आपके बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए हैं, वो भी एक आपका उस माया जाल में इतना फंस गए हो आप कि आगे कहीं पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हो, ना टेस्ट में मार्क्स उस करके आ रहे हैं, ना करंट पे फोकस हो पा रहा है। एक माया जाल बैकलॉग का भी है। तीसरा है कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंट ही नहीं रह पा रहे हो, कि 2 दिन पढ़ते हो, तीसरे दिन फिर वैसे गिर जाते हो। कंसिस्टेंसी भी एक आपका माया जाल है। और लास्ट फिजिक्स का डर। कोई भी स्टूडेंट हो नीट का जिनके भी 600 से कम नंबर आ रहे हैं, वो इन 4 माया जाल में ही फंसे हैं, कोई 5वां माया जाल है ही नहीं। और आज इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 4 के 4 माया जाल को आपकी जिंदगी से रिमूव कर दूं। बस आप साथ देना, जो मैं बोलूंगा उसे चाहो तो लिख लेना। हालांकि ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, फोकसली बस सुनते जाओ। राइट, चलो तो पहले माया जाल की बात करते हैं जो कि हमें रिमूव करना है, लो मार्क्स इन टेस्ट। पहली बात तो ये समझो कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, तो इसको इवैल्यूएट करके हम इंप्रूव कर सकते हैं। अब इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? इंप्रूव करने के लिए यार आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स को इनको आप फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है और तीसरा पॉइंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है डेफिनेशन ऑफ नीट। अभी तक आपको एक क्लियर ये नहीं है कि नीट की डेफिनेशन क्या है। जिस दिन आपको नीट की डेफिनेशन क्लियर हो जाए ना कि नीट आपसे मांगता क्या है, तो उसके बाद नीट क्रैक करना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अगर मैं अभी आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखूं कि लेट्स से मैं आपको बोलूं कि आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, तो क्या आपका नीट क्रैक हो जाएगा? हाँ, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका नीट क्रैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीट इज नॉट ए कंसेप्चुअल एग्जाम, इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम। हजारों बार अपने स्टूडेंट को बता चुका हूं, वीडियो में भी 1-2 बार पीछे भी बता चुका हूं कि जेई और नीट हमारे कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। कि कंसेप्ट आने से नहीं, कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करने से आपका एग्जाम क्रैक होगा।
तो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट पे आपका फोकस करना है कि जो मैंने कंसेप्ट सीखा है क्या मैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहा हूँ। ये मेंटालिटी जब तक नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनेगा। और 7/9 रूल फॉलो कर लेना, जो कि मैंने पीछे वीडियो में बताया था। 7/9 रूल क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे लेट्स से आपने काइनामेटिक्स के लेक्चर को 10 घंटे में कंप्लीट किया। काइनामेटिक्स किसी भी चैप्टर के आपने पूरा कंसेप्ट समझने में लेट्स से 10 घंटे लगाए। लेट्स से आपने 10 घंटे में काइनामेटिक्स के सारे कंसेप्ट समझ लिए लेक्चर्स देख के। तो जितने भी घंटे में आपने उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट समझे हैं उसको आप 7/9 से सर मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो निकल के आएगा उतने घंटे उस चैप्टर के आपको मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मतलब अगर आपने काइनामेटिक्स 10 घंटे में कंप्लीट किया कंसेप्चुअल वाइज की लेक्चर देखने में, कंसेप्ट समझने में, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी के टाइम आपको 8 घंटे काइनामेटिक्स के मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 8 से 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो और ही बेटर रहेगा, लेकिन 8 से 7 मत करना। इस 7/9 बहुत एक्सपीरियंस से, बहुत सोच समझ के फ्रैक्शन मैंने निकाली थी अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से टीचिंग के, राइट। तो इस 7/9 रूल को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का अमाउंट बनाना, ठीक है। चलो, तो पहली बात डेफिनेशन ऑफ नीट अपने माइंड में डाल लेना कि कंसेप्ट आने से नहीं, कंसेप्ट को अप्लाई करने से होगा। सिर्फ लेक्चर देखते रहोगे 2x पे लेट के आराम से और सोचोगे नीट क्रैक हो जाएगा, तो कभी क्रैक नहीं होगा। लेक्चर देखो, लेट के देखना, लेट के देखो, सो के देखो, लेकिन उसके बाद उठ के उस लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं आपको बुक्स में दिखेंगे या डीपीपी में दिखेंगे उसको सोल्व करना पड़ेगा, तभी नीट क्रैक होगा। लेक्चर्स देख के सिलेबस कंप्लीट करने से नीट क्रैक नहीं होगा। एवरेज लोगों की, एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो बस मेहनत के भरोसे जीते हैं। उनको लगता है कि मेहनत कर लेंगे तो नीट क्रैक हो जाएगा। एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, उसका गाइडेंस भी होनी चाहिए, फोकस अप्रोच होना चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए, तब जाके आपका नीट क्रैक होगा। तो मेहनत बस दिन रात लेक्चर देख रहे हो, 16-16 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन सिर्फ लेक्चर ही देख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा एट द लास्ट। तो इस डेफिनेशन को आज समझ जाना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए मिस्टेक एनालिसिस। अपने पुराने टेस्ट उठाओ और उनकी मिस्टेक को एनालाइज करो। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यही है कि टॉपर्स के मार्क्स ज़्यादा क्यों आते हैं, आपके कम क्यों आते हैं, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक कभी एनालाइज ही नहीं करते। टॉपर्स के मार्क्स धीरे धीरे इसी करके इंप्रूव होते हैं क्योंकि वो अपनी मिस्टेक एनालाइज करते हैं। अपना पिछला भी जो लास्ट में आपका टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को उठाओ, उसमें देखो कि कहाँ गलती हो रही है। क्या मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में कि कंसेप्ट कौन सा लगेगा, या मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, गलत फॉर्मूला लगा दे रहे हो या फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है, क्या उधर से दिक्कत आ रही है, क्या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, क्या ये दिक्कत हो रही है, या मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं। नीट के पेपर में स्पेशली फिजिक्स में अगर आप डायग्राम एक बार बना देते हो ना, जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा उसको एक डायग्राम में उस पूरी क्वेश्चन की स्टोरी को कन्वर्ट कर देते हो ना, तो फिजिक्स आधे से ज़्यादा उधर ही खत्म हो जाती है। तो इन चारों में से इवैल्यूएशन करो, चेक पॉइंट बनाओ कि क्या एक क्वेश्चन में से कंसेप्ट करके नहीं हो पाया, कि मुझे कंसेप्ट ही नहीं आता था, या मुझे पता ही नहीं लगा कौन सा फॉर्मूला इधर लगाना है, या मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं था, या कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी बहुत हो रही है चैप्टर्स में जब मैं टेस्ट देता हूँ, या मैं डायग्राम ही नहीं बनाता हूँ। तो जब इसको आप एनालाइज करोगे और जो चीज़ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट निकल के आएगी उस पर वर्क करोगे तो अपने आप ही आपके मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम देना पड़ता है सर इन चीज़ों में, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लेक्चर देखने से नहीं होगा। तो मिस्टेक एनालाइज करो, पहले पता तो लगे कि ना कहाँ से आपके नंबर कट रहे हैं, नंबर लो आ कहाँ से रहे हैं। तो ऐसे इवैल्यूएट करो, एनालिसिस करो अपनी मिस्टेक्स की। और सबसे लास्ट पॉइंट मार्क्स इंप्रूव करने का, स्मार्टनेस। गधों की तरह काम नहीं करना है, गधों की तरह जितना मर्जी मेहनत कर लो रहोगे गधे ही। तो आपको क्या करना है, पैटर्न एनालिसिस। हर एक चैप्टर में ना, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसका पैटर्न को एनालाइज करो, क्योंकि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर में, उस चैप्टर में किस पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। कि जैसे आप काइनामेटिक्स को एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि प्रोजेक्टाइल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं,
इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपके माइंड में क्लियरेंस हो जाएगी कि एक मुझे प्रोजेक्टाइल अच्छे से करना है, ग्राफ वाले क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना अच्छे से सीख जाना है। तो जब ऐसे आप एनालिसिस करके उन पर फोकसली अटैक करोगे ना, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि एक आपको पता है कि ये हॉट टॉपिक है, तो एक टेस्ट में भी आएगा, तो उधर भी मार्क्स इंप्रूव होंगे, उधर मार्क्स इंप्रूव होंगे तो मोटिवेशन इंक्रीज होगा, और मोटिवेशन इंक्रीज होगा तो नीट एग्जाम भी क्रैक होगा, राइट। तो एनालिसिस किया करो कि किस चैप्टर में किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम, सब पे एक बराबर टाइम देने से नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। 3 चीजें कर लेना फॉलो, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट माया जाल है आपका बैकलॉग का। देखो बैकलॉग के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी आपका करंट में चल रहा है उसको साइड में रख के बैकलॉग कवर करने मत बैठ जाना। जो आपका भी करंट में चल रहा है वो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, और बैकलॉग को आपको पैरेलली अलग से टाइम निकाल के डेली करते जाना है। अब बात यह है कि कितना टाइम देना है बैकलॉग को। तो देखो यार, ये डिपेंड करता है कि आपका बैकलॉग किन चैप्टर में है। अगर आपका बैकलॉग बेस वाले चैप्टर्स में है, बेस वाले चैप्टर्स क्या होते हैं भैया? वो चैप्टर्स जो आपका बेस बनाते हैं किसी सब्जेक्ट का। जैसे आपका बायोलॉजी में बात करूं, वैसे बायोलॉजी में कोई खास ऐसा है नहीं कि सारे इंडिपेंडेंट ही अपने आप में, बट फिर भी 2 चैप्टर्स हैं, एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और एक सेल डिवीजन। ये 2 आपके बेसिक चैप्टर हैं बायोलॉजी के। उसके बाद आप कोई भी चैप्टर उठाओगे कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है आगे। लेकिन फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद काइनामेटिक्स, एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी। ये 6 चैप्टर आपका फिजिक्स का बेस बनाते हैं। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आगे वाले चैप्टर्स में भी बार बार अप्लाई होंगे। इनके बिना आप आगे कहीं भी जाओगे आपको बहुत दिक्कत होगी। आगे इनके अलावा कोई भी चैप्टर उठा लो आपको आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 6 चैप्टर्स आपने आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर ये आपके बैकलॉग में है, तो आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको दिक्कत होगी ही होगी। इसी तरह केमिस्ट्री में भी बात करूं तो केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं आपके। पहला मोल कंसेप्ट, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पीरियोडिक टेबल, चौथा केमिकल बॉन्डिंग और 5वां जीओसी। ये 5 चैप्टर आपका केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं। तो बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों का मैंने बता दिया है। अगर इन चैप्टर्स में से आपका किसी में बैकलॉग है तो अभी आपको बैकलॉग को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में भी बार बार यूज़ होंगे और आपको ये तकलीफ देंगे। अगर एक क्लियर आपने ना किया तो आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको तकलीफ होगी। तो अगर बेस वाले चैप्टर्स में आपका बैकलॉग है, अगर केमिस्ट्री में बैकलॉग है, फिर तो आप मेरी 99 परसेंटाइल सीरीज से कर सकते हो। बहुत कम टाइम में आपको सब कुछ करा दिया गया है उसमें, और उसके करने के बाद आप नीट का हर एक क्वेश्चन उड़ा के फेंकोगे, राइट। अच्छा, तो बेस वाले चैप्टर्स में आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। अब ज़्यादा टाइम देने के लिए ना आपको एक हल्की सी गेम खेलनी पड़ेगी। इस गेम में क्या करना होगा आपको कि अगर आपको बैकलॉग को ज़्यादा टाइम देना है भी, क्योंकि अगर आपके बेस वाले चैप्टर में बैकलॉग है तो उसको पहले जल्दी से जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि फिर आगे वाले चैप्टर में भी नहीं तो दिक्कत देगा। तो इस केस में आपको ये क्या करना है कि जो करंट में आपके चैप्टर चल रहे हैं ना, उसमें सिर्फ जो डीपीपी या जिस भी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसके बस अभी ओड नंबर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कौन से? ओड नंबर वाले। अगर आपका बेस वाले चैप्टर्स में बैकलॉग है तो सिर्फ ओड वाले करो, और जब आपका बैकलॉग पूरा 0 हो जाए उसके बाद जो इवन नंबर वाले क्वेश्चन है वो बाद में कर देना। ऐसे करके आप ओड नंबर वाले क्वेश्चन करो, जो इवन नंबर वाले क्वेश्चन से टाइम बचेगा वो और बैकलॉग में आपको लगाना है। तो अगर आपके इन बेस वाले चैप्टर्स में बैकलॉग है तो डेली आपको 3 से 4 घंटे बैकलॉग को देना है, और बाकी टाइम आपका करंट सिलेबस करने में देना है। करंट सिलेबस में बैकलॉग, बस ये ध्यान रखना कि जो करंट में चल रहा है उसमें एटलीस्ट बैकलॉग ना हो, ठीक है। अच्छा, और अगर बाकी दूसरे चैप्टर्स हैं जिनको मैं सेकेंडरी चैप्टर बोल देता हूं, कि मतलब जिनका दूसरों से कुछ लिंक नहीं है, मतलब जो बेस नहीं बनाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट चैप्टर है कहने का मतलब, तो इंडिपेंडेंट चैप्टर है फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप डेली 1-2 घंटे, मान लो कि 2 घंटे आप दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो जब आपके अगर इन जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं अगर उनमें बैकलॉग है फिर तो आपको
ओड नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं करंट चैप्टर के, और साथ साथ में 3-4 घंटे बैकलॉग को देने हैं, और बैकलॉग आपको करने हैं वन शॉट से कंप्लीट। आई रिपीट, बैकलॉग आपको वन शॉट से करने हैं, लॉन्ग लेक्चर फॉर्मेट से कभी भी आप बैकलॉग क्लियर नहीं कर पाओगे क्वालिटी वे में। एटलीस्ट स्पीड में करने जाओगे तो क्वालिटी रिड्यूस कर दोगे, और वैसे करने जाओगे तो करंट वाला बैकलॉग हो जाएगा। तो बैकलॉग क्लियर करने हैं क्वालिटी एंड डिटेल्ड वन शॉट से, सिर्फ वन शॉट नहीं, क्वालिटी एंड डिटेल्ड वन शॉट से। केमिस्ट्री में तो मैंने बता ही दिया कि 99 परसेंटाइल से कर सकते हो, बायोलॉजी में विपिन सर से कर सकते हो। फिजिक्स का यार मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने फिजिक्स यूट्यूब पे किसी से पढ़ी नहीं है। आप कमेंट्स में बता देना अगर किसी को पता हो तो बता सकते हो। बाकी मैं फिजिक्स पे कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स का भी मेनली फिजिक्स का ही टीचर हूँ। तो फिजिक्स का टीचर हूँ तो उसके लिए कंटेंट बना तो रहा हूँ, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे उस सीरीज को स्टार्ट करने में। लेकिन तब तक आप रुक नहीं सकते, तो आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स में देख लेना कि कमेंट्स में कोई ना कोई बता देगा, उस अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। अच्छा, और अगर आपके सेकेंडरी चैप्टर में बैकलॉग है तो आप पैरेलली रोज के 1-2 घंटे देते जाना उसको करने में। और जब सेकेंडरी चैप्टर में बैकलॉग है फिर ओड इवन वाला नहीं खेलना है, फिर सारे के सारे आपको करंट चैप्टर के डीपीपी सारी करते जानी है। बस 1-2 घंटे साथ साथ में देते जाओ जो आपके बैकलॉग में है, क्योंकि वो सेकेंडरी चैप्टर्स हैं, वो आपको आगे वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं देंगे, इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं। तो आप करंट वाला करते जाओ, बीच में रोज 1-2 घंटा निकाल के जो आपके बैकलॉग हैं सेकेंडरी चैप्टर्स के उनको कंप्लीट करते जाओ। तो डिपेंड करता है कि आपके बैकलॉग किन चैप्टर में है। अगर बेस वाले चैप्टर्स में है तो आपको डेली 3 से 4 घंटे देने हैं। उस केस में करंट चैप्टर में आपको क्या करना है, करंट चैप्टर में आपको ओड नंबर वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी चैप्टर में बैकलॉग है फिर आपको क्या करना है, दिन में 1-2 घंटे ही बैकलॉग को देना है, और बाकी टाइम आपको अपना फुल सिलेबस जो करंट में चल रहा है उसके सारे क्वेश्चन करने में देना है। उस केस में आपको ओड इवन नहीं खेलना है। आई होप ये सारी बातें आपकी क्लियर हैं। आगे बात करते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तीसरा मायाजाल कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, है ना। अगर यार आपको पीछे मेरे डॉगी की आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, है ना। अच्छा, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी कि आप जैसे स्टार्ट करते हो तो आप पहले हल्का सा अच्छा पढ़ना स्टार्ट करते हो, जैसी हल्की सी कोई इंप्रूवमेंट आना शुरू होती है वैसे ही आप किसी ना किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फ़ोन चलाने में, गेम्स खेलने में, या किसी भी चीज़ में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, लव शव एंगल वाले में। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए ना सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल, इस कंसिस्टेंसी ना मेंटेन हो पाना ये सबसे पहले साइकोलॉजिकली एरर है, कि साइकोलॉजिकली ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका मेन सॉल्यूशन साइकोलॉजिकली ही निकलेगा। तो साइकोलॉजिकली पहले आपको रियलाइजेशन होना जरूरी है कि कंसिस्टेंट रहना मेरा ऑप्शन नहीं है, मेरी ज़रूरत है। जब तक ये आपको रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि कि कंसिस्टेंट रहना मेरी ऑप्शन में नहीं है, मेरी ज़रूरत है, जब तक ये आपको रियलाइजेशन नहीं होगा, मैं कितनी भी टेक्निक्स, कितने भी हैक बता दूं, कुछ नहीं होगा। देखो यार, बहुत साल से आपके पेरेंट्स आप पे बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। मैं मानता हूँ अभी हो सकता है आपके लिए आपके पेरेंट्स दुश्मन हो इस एज में हो जाते हैं, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक उन्होंने बहुत चीज़ें इनपुट में दी हैं, पैसों के टर्म में, इमोशंस के टर्म में, हर एक टर्म में, एफर्ट्स के टर्म में, सारा कुछ इसमें डाला है कि आप कुछ ना कुछ उनको खुशी दे पाओ, या आप कुछ अच्छा कर पाओ। इसलिए तो एक बार एटलीस्ट उनको भी सेलिब्रेट करने का मौका दो, अपने पेरेंट्स को भी एक बार एटलीस्ट सेलिब्रेट करने का मौका दो अपनी सक्सेस को, ठीक है। तो पहली बात अपने आप को समझाओ कि कंसिस्टेंसी रहना ऑप्शन नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, कभी कभी अभी स्टार्टिंग में आपका माइंड इतना वीक होता है कि आपको पता तो है कि हाँ कंसिस्टेंट रहना मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं तब भी उसे फॉलो नहीं कर पाता हूँ, ऐसा भी होता है। अच्छा, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में 2 छोटे से हैक आप फॉलो करना स्टार्ट करो, आपकी डेफिनेटली कंसिस्टेंसी पहले से बहुत इंप्रूव हो जाएगी। पहली, सुबह उठ के सबसे पहला आपको काम ये करना है कि टू डू लिस्ट बनाओ। जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं ना, उनका सबसे बड़ा रीज़न कंसिस्टेंट ना रहने का यही है कि वो टू डू लिस्ट कभी बनाते ही नहीं है, रैंडम चल रहे हैं, कुछ भी उठते हैं, मन किया, जब दिमाग में आया पहले उठते हैं, रील चलाने लग जाते हैं, रील चलाते चलाते 2 बज जाते हैं, 2 बजने के बाद याद आता है अच्छा पढ़ना है, फिर पढ़ने लगते हैं तो नींद आती है, फिर थोड़ा कुछ घूम लेते हैं, खा लेते हैं, फिर रात हो जाती है, रात को फिर एक बार रील चलाने लग जाते हैं, रील चलाते हैं, रील चलाते चलाते 2 बज जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, यही चलता है।
जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे, हर रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम आपका यही होना कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि आज मुझे फिजिक्स में क्या करना है, आज मुझे केमिस्ट्री में क्या करना है, आज मुझे बायोलॉजी में क्या करना है। एक बार एक करके देखना, आपकी देखना कंसिस्टेंसी पहले से कितनी इंप्रूव हो जाएगी। मैं भी पहले, जब आज से 5-6 साल पहले जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था ना, आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं, तब उस टाइम एक गेम होती थी क्लैश ऑफ क्लैंस, COC। अभी पता नहीं फेमस है कि नहीं, लेकिन उस टाइम बहुत फेमस थी, तो मैं उसका एडिक्टेड हो गया था। उस करके मेरी कंसिस्टेंसी बहुत डाउन हो गई थी। तो मैंने ये चीज़ ही की थी, क्योंकि मैंने सीखी थी किसी से, कोचिंग में जो अच्छे स्टूडेंट थे उनसे सीखी थी कि भाई कैसे कंसिस्टेंट रहते हो, तो उन्होंने बताया था मुझे। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन फोकस हो गया था कि भाई ये टू डू लिस्ट है, ये तूने आज डिसाइड किया कि आज ये करना है, तो अब ये करना ही पड़ेगा। तो टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और दूसरी चीज़, आपके फ़ोन में सारे फ़ोन्स में एक ऐप होती है क्लॉक वाली, उस क्लॉक वाली ऐप में टाइमर लगा दो, 2 घंटे का टाइमर लगा के स्टार्ट कर दो। तो जब तक वो 2 घंटे कंप्लीट नहीं होंगे, आपका ब्रेन दिमाग में रहेगा कि आपको 2 घंटे पढ़ना है। मैं आज भी जब मुझे बायो पढ़नी होती है तो मैं 3 घंटे का टाइमर लगा देता हूँ। जब तक वो 3 घंटे का टाइम नहीं लगता, जब तक वो बजता नहीं है अलार्म, तब तक मुझे पता होता है कि अभी बायो पढ़ने का टाइम खत्म नहीं हुआ, मुझे अभी बायो पढ़नी है। तो मेरा फ़ोन पे ध्यान कम जाता है, फ़ोन पे नहीं जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाती हैं जब एक बार आप टाइमर लगा के छोड़ दोगे, राइट। अच्छा, तो एक क्लॉक टाइमर, ये 2 चीज़ें करके देखो, ये 2 छोटे से हैक हैं, इससे ही आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और तीसरी चीज़ तो रियलाइजेशन होना जरूरी है। रियलाइजेशन होगी तभी ये सारी चीज़ें फॉलो भी हो पाएंगी, ठीक है। तो रियलाइजेशन करो, बहुत ज़रूरी है। अभी 6 महीने पढ़ लो, ये 6 महीने के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना। एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अब आप सेफ जगह पे हो। लाइफ तो स्ट्रगल तो आगे भी रहेंगे, लेकिन आप सेफ जगह पे हो जाओगे एटलीस्ट, कि फाइनेंशियली तौर पे आपको लगेगा कि हाँ मैं सेफ हूँ अब, राइट। चलो, लास्ट चीज, फिजिक्स का डर। फिजिक्स के डर के ऊपर मैं बस एक ही बात बोलूँगा, मेरी बिकम फिजिक्स गॉड वाली वीडियो देख लो। क्योंकि मैं इधर अभी आपको कुछ भी बता दूंगा ना, मैंने उस वीडियो में जो डिलीवर कर दिया है ना, वो मैं वापस चाह के भी वो चीज़ रिपीट नहीं कर सकता। वो परफॉर्मेंस, उस चीज़ में इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं। एक बार वो मेरी फिजिक्स बिकम फिजिक्स गॉड वाली आप वीडियो देख लोगे, उसके बाद फिजिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। बस इस चीज़ पे मैं इतना ही बोलूँगा, तो एक बार जाके उस वीडियो को आप देख लेना, राइट। क्लियर है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक टाइम टेबल पे वीडियो बना दूं कि आपको अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का एक पूरा कंप्लीट डिटेल टाइम टेबल आपको बना के दे दूं, अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी मैं वीडियो बना दूं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। अगर काफ़ी कमेंट्स होंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, राइट। तो ये मैंने आपके लिए आज कुछ मैसेज था मेरा लास्ट में, जो कि आप खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे। जो मैंने आपको मैसेज देना था इसमें लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, राइट। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, ठीक है। और कमेंट्स में बता देना आपको किस किस चीज़ पे दिक्कत है या किस किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ों का मैं कमेंट्स में रिप्लाई दे दूं, और कुछ जो चीज़ ज़्यादा लोगों की होगी उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।